हाय गाइस, सबसे पहले तो सॉरी यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ इस चीज़ पे। मेरे साथ इतना बड़ा पोपट हो गया, मतलब मैंने वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया एंड लास्ट में इसमें वॉइस ही नहीं आ रहा है। एंड ठीक है, इसलिए अब मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इस पार्ट में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, वापस से बताना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं ये बताया था कि भैया इंट्रोडक्शन चैप्टर की स्टार्ट करें। एंड चैप्टर के बारे में बताया था कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के लिए। एंड तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड इसमें न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आएंगे, तो आपको उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें इस चैप्टर के बारे में, तो इस चैप्टर में डेरिवेशन वाला पार्ट जो है वो इतना नहीं है, मेनली आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। एंड कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी इतना नहीं है इस कारण से, लेकिन फिर भी ये चैप्टर को जितना जल्दी हो सके मैं समअप करने को कोशिश करूंगा। एंड आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एंड पता नहीं क्यों इसमें आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं सबसे पहले यही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आपका जो अभी तक हम चार्जेस के बारे में पढ़ते आए हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब हम उस चार्ज को पढ़ेंगे जो कि आपका मूविंग करंट है, मूविंग चार्ज है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहाँ पे लैग हो गया, अब मैं क्या करूँ इस चीज़ का। ठीक है, कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट को। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताया था कि द फ्लो ऑफ चार्ज इन द लाइटिंग। अब लाइटिंग वाले केस के बारे में बात कर रहे थे हम कि लाइटिंग जब होती है ना, जब बिजली कहीं पे गिरती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल हो रहा है। एंड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर से बिजली नीचे तक आ रही है ना, अर्थ तक आके मिल रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक डायनामिक करंट बोलेंगे। एंड इसी डायनामिक करंट की स्टडी फैराडे और साइंटिस्ट ने आके की। एंड उसके बाद आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान पा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस इसके बाद मैंने एनसीईआरटी को शिफ्ट कर दिया था इस पीडीएफ पे। ये पीडीएफ मेरे को अच्छा लग रहा था एंड उसी का ये भी वॉइस ओवर देता हूँ कि मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि देखो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेस है ना, आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसमें से कितना, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन इन 1 सेकेंड, मतलब कि कंडक्टर से कितने एक सेकेंड के अंदर अंदर कितना चार्ज निकल सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्टीडी करंट होता है, वेरिंग करंट होता है, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी करंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे वो ऊपर नीचे तुमको दिख रहा होगा ना वो लास्ट में है ना, एसी करंट वेव्स की फॉर्म में होता है ना। वेरिंग करंट जो होता है वो आपका, अच्छा हाँ, एसी डीसी हमने थोड़ा पढ़ा तो है ईएम वेव्स में। अच्छा, कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं। कन्वेंशनल करंट एक ऐसा करंट होता है जो कि कन्वेंशनली हमने डिज़ाइन किया गया हुआ है। ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है कि जो साइंसेस के हिसाब से ना हमने मोशन जो होता है आपका किसका, इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे बनाया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं है ना। लेकिन एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है ना वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। लेकिन जब शुरू के साइंटिस्ट ने ना पॉजिटिव टू नेगेटिव वाली थ्योरी दी थी तो उस टाइम पे उसी के बेसिस पे फिजिक्स के बहुत सारे लॉ बन गए। एंड अब उन लॉज को चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि पूरी टेक्स्ट बुक्स चेंज करनी पड़ेंगी। इसलिए अब वो जो लॉज थे उनके बेसिस पे, अब यहाँ पे देखो जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है आपका कौन, एक्चुअल जो करंट नहीं है जो कि हमने बताया है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल में जो करंट का मूवमेंट होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आई होगी तुमको कि एक्चुअल करंट का मूवमेंट हम नहीं बता पाए, इसलिए हमने इस वाले को कन्वेंशनल बोल दिया। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मोशन को। ठीक है, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी वेलोसिटी जो कि आपके फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगेगी, जिसके द्वारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है आपके ड्रिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और इसमें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स का यूज़ होगा। मतलब देखो ध्यान से समझ लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन पे, किस पे लगेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगेगी। किसके द्वारा लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगेगी। क्यों लगेगी, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव साइड की तरफ ड्रिफ्ट कर दिया जाए। ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड इसका जो भी डेरिवेशन होगा उसको अभी हम आगे एक और पीडीएफ में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अभी पता नहीं क्यों मेरा वेट चल रहा है, सॉरी गाइस, बीच में कट लगाना पड़ा, वो बीच वाला पार्ट कुछ ज़्यादा देर का वेट हो गया था। ठीक है, अब करंट डेंसिटी की बात करें। करंट डेंसिटी एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे, मतलब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व है ना। घनत्व मतलब कि भैया एक कितने एरिया पे कितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, वही बात यहाँ पे कही गई है कि भाई द करंट फ्लो थ्रू एन एरिया, थ्रू एन यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। एंड करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी को हम यहाँ पे जे से डिनोट करते हैं। एंड जे की वैल्यू क्या है, आई अपॉन में ए, मतलब कितना करंट, आई मतलब करंट, ए मतलब एरिया, कितना करंट कितने एरिया में जाएगा उसको करंट डेंसिटी बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि आपको बताता है किस चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में। इलेक्ट्रिक मतलब ये क्या बताता है कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है यार,
हाँ, करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस टू मतलब सॉरी हाँ, करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पोटेंशियल डिफरेंस के, मतलब कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आपका करंट होगा। इसलिए आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी या फिर वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड इन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट लगता है जिसको आई बोलते हैं, आर बोलते हैं, इसलिए वी इज इक्वल टू आई आर बन जाता है। ठीक है, अच्छा बात करें यहाँ पे आर की, तो आर आपका क्या है, आर यहाँ के पे आपकी रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रो आर इज इक्वल टू रो अपॉन में रो आर इज भूल गया, आर इज इक्वल सॉरी आर इज इक्वल टू रो अपॉन में एल ए। यार बार बार रिपीट करना पड़ रहा है ना वो चीज़, तो तभी। अच्छा रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो एक ऐसा फोर्स है, फिर एक ऐसी चीज़ है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है कि आपके कंडक्टर के फ्लो को रोकने वाला काम है। रेजिस्टेंस इसके नाम से ही आ रहा है, रेजिस्ट करना, मतलब कि किसी चीज़ के फ्लो को रेजिस्ट करना। तो ये किसके फ्लो को रेजिस्ट करती है, कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रेजिस्ट करती है। अच्छा हम करंट का जो फ्लो है वो रोकना क्यों चाहते हैं एक कंडक्टर के अंदर, ये हम इसलिए उसका जो फ्लो है वो रोकना चाहते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा करंट पास होगा किसी कंडक्टर में तो हमारे अप्लायंस जो है वो ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा तभी तो आपका जो पीछे से वोल्टेज आती है ट्रांसफार्मर से वो ज़्यादा आती है। अच्छा ये शिफ्ट हो गया, छोड़ो इसको, ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आती है वो ज़्यादा आती है, लेकिन उसको शिफ्ट करते हैं हम यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमारे डिज़ायर्ड जो वोल्टेज है वो कम होती है ना, तो वही बात है। ठीक है, अब कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके कितना ज़्यादा एक मटेरियल अच्छा है, मतलब उसका कंडक्टिविटी, मतलब मेटल्स की जैसे कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, और उसी का ही रेसिप्रोकल क्या होता है, रेजिस्टिविटी, मतलब नॉन मेटल्स जैसे हो गए, एंड इन्हीं की प्रॉपर्टी होती है कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हमको समझ आ गया। हाँ देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। ईएमएफ को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बीच का, दो इलेक्ट्रोड के बीच का, जब आपके सेल से कोई भी करंट ड्रॉन नहीं किया जा रहा है, मतलब कोई भी करंट उसके अंदर से नहीं निकाला जा रहा है। ठीक है, इसको मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके घर के अंदर रिमोट की बैटरी होती है ना, अब अगर आप वो बैटरी नई लाते हो है ना, तो उसके अंदर वो फुली चार्ज होता है, लेकिन जब हम उसको यूज़ कर देते हैं तो हम वो आपका जो बैटरी है वो ये वॉइस ओवर बहुत थका देगा। जो आपका बैटरी है ना, वो बैटरी आपका क्या बोल रहा था, हाँ जो आपका रिमोट का बैटरी है ना, रिमोट का जितना जो आपका बैटरी है ना, वो जब आप नया लेके आए बिल्कुल फ्रेश है, उसका फुल पावर है ना। जैसे हम टॉयस में यूज़ करते हैं तो बच्चे का टॉय चलेगा, लेकिन जब बैटरी ख़त्म हो जाएगा, उसका पावर ख़त्म, तो वो काम करना टॉय बंद कर देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ईएमएफ है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो इनिशियली ज़्यादा होती है। वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, उसी को ही ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। समझ गए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ दिमाग में आने से आपको दिमाग में आना चाहिए भाई मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोड के बीच में, लेकिन करंट सर्किट में नहीं जाना चाहिए, मतलब सर्किट का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वही अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है कि ईएमएफ जो होती है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होती है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगी, लेकिन कब, जब सर्किट के अंदर इलेक्ट्रोड नहीं जुड़े हैं पॉजिटिव। जैसे हम नई बैटरी लाई तो वो आपने पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ा तो ही ना सर्किट में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उस बैटरी का होगा जो कि आपने सर्किट के अंदर जोड़ी होगी। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें तो आपका रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंटली प्रोपोर्शनल होता है क्या, आपका मतलब इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्यों, क्योंकि भैया आपने उसको सर्किट में डाला ही नहीं, उसको रेजिस्टेंस लगेगा ही नहीं। ये वही बात होगी कि मैंने अपने बच्चे को स्विमिंग क्लासेस में डाला ही नहीं, तो मेरे को उसको स्विमिंग कपड़े दिलवाने की ज़रूरत क्या है। अच्छा बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम पे रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। क्योंकि देखो ना, आप अगर V इजिकल टू आई आर, तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V। ठीक है, अच्छा बात करें तो ईएमएफ जो होती है वो टर्म ये खाली ईएमएफ सोर्सेज के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स जो होती है वो हर एक के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ईएमएफ जो होता है वो ग्रेटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का, लेकिन हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस उससे ईएमएफ से ज़्यादा ही होता है, लेकिन नापा नहीं जाता है उसको वैसा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस की सेल की। अच्छा सेल के अंदर भी, अब जैसे मैंने बताया कि सर्किट में चार्ज जो या फिर करंट जो भागता है उसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस होती है, लेकिन मैंने बताया ना जो अब आपने नया सेल लाया
उसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल होगी। उसके अंदर भागने वाले चार्ज को रोकने के लिए क्या आना चाहिए, उधर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस एक ऐसी रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल मतलब कि सेल के अंदरूनी जो रेजिस्टेंस होगी, द ऑपोजिशन फोर्स बाय द इलेक्ट्रोलाइट। अब ये किसके द्वारा होती है, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा होती है, जो कि हम सेल के अंदर डालते हैं। सेल जो होता है आपका, बैटरी जो भी होती है वो इलेक्ट्रोलाइट से चलती है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट कितना अपोज कर रहा है करंट के फ्लो को, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, आपके इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा अपोजिशन फोर्स जो आपके करंट को लगती है वही इंटरनल रेजिस्टेंस है। अच्छा, अगर आपका लार्ज सेपरेशन एरिया होगी इलेक्ट्रोड के बीच में, तो लेंथ आपके इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा हो जाएगी। मान लो एक छेद है, वो 5 सेंटीमीटर का है, तो उसके अंदर हम 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, 10 का नहीं डाल सकते, वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक 15 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट में 15 का डाल सकता हूँ पूरा का पूरा, लेकिन मैं 10 का भी डाल सकता हूँ, 5 का भी डाल सकता हूँ, है ना। तो इसमें क्या बात हुई, इसमें ये बात हुई कि आपका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा लंबा हम इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ज़्यादा ही आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगी इंटरनल। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट गुड कंडक्टर हुआ, इलेक्ट्रोलाइट सपोर्ट करने वाला हुआ करंट का, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण करंट ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है। अगर इलेक्ट्रोड अपोजिंग नेचर का, रेजिस्टिव नेचर का है, तो वो अच्छी बात है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंडक्टिव नेचर का है, तो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिपिंग इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का अंदर कितना डिप हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। इसका फॉर्मूला भी होता है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये स्लाइड में हमने ये और भी डायग्राम्स हैं इसमें। ये आप सीरीज़ एंड पैरेलल की बात करें तो सेल्स जो होते हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट किए जाते हैं। मतलब सीरीज़ में क्या, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे देखो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए कनेक्ट है। अब सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि जो आपका करंट जो होता है, करंट सेम रहता है सीरीज़ कनेक्शन में। सीरीज़ कनेक्शन में आपका करंट सेम फ्लो करता है, क्योंकि देखो ना E1 E2 E3 इन तीनों ब्लू वालों में से करंट तो सेम ही जाएगा, लेकिन इन तीनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। पहले वाले का पोटेंशियल अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग होगा, ठीक है। तो इनमें ये दिक्कत आ जाती है। एंड वहीं अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की, पैरेलल में यहाँ पे क्या होता है कि आपका पोटेंशियल सेम है, E1 E2 E3 सेम होगा, लेकिन आपका करंट अलग जाएगा। देखो ना, पहले वाले में अलग करंट, जैसे अब इसमें सेम जाता है ना, लेकिन इधर क्या, पहले वाले में अलग करंट जाएगा, दूसरे में अलग जाएगा, तीसरे में अलग जाएगा, ठीक है। बाकी इनका जो भी डेरिवेशन है ना, वो हम आगे वाली स्लाइड में कर रहे हैं। चलो जी, अब हम किरचॉफ के लॉ की बात करते हैं। किरचॉफ का लॉ क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जितने भी इलेक्ट्रिक करंट है उनका अलजेब्रिक जो सम होगा जंक्शन के ऊपर आने वाले इलेक्ट्रिक करंट का, वो जीरो हो जाएगा। मतलब कि जो, जैसे अब देखो जंक्शन क्या है, एक पॉइंट होता है जिधर आके सब मिलते हैं, जिधर आके सब मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उधर आके आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सब कुछ जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसको यार ऐसे एग्जांपल से याद रख लो कि सब ने मिल के कहाँ चले जाना, ऊपर चले जाना भगवान के पास। भगवान के पास जाने के, जब हम भगवान के पास जाते हैं अपनी दौलत लेके जाते हैं, नहीं ना, उधर जाते टाइम आपकी दौलत क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वही याद रखो कि भाई जंक्शन रूल में क्या है कि जंक्शन के ऊपर कोई भी चीज़ आएगी वो जीरो बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, इनकमिंग जो करंट होता है उसको पॉजिटिव नापते हैं और आउटगोइंग जो करंट होता है उसको नेगेटिव नापते हैं, ठीक है। हाँ, अब लूप रूल की बात करें, पहले वाले को जंक्शन रूल, दूसरे वाले को लूप रूल नाम दिया गया है। लूप रूल की बात करें तो ये क्या बताता है कि भैया एक पूरे के पूरे लूप में आपका पोटेंशियल जो होगा वो ज़ीरो होगा। मतलब डेल्टा वी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपके लूप में, किरचॉफ मतलब लॉ के अकॉर्डिंग आपके पूरे लूप या फिर आपके सर्किट के पूरे लूप में जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा पोटेंशियल का, ठीक है। और ये आगे हो गया। हाँ, ये सही चीज़ें नहीं है, छोड़ो इसको। चलो भाई, डेरिवेशन वाले पार्ट में पहुंच चुके हैं। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में वापस से बता देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एट द एवरेज वेलोसिटी, मतलब एक एवरेज वेलोसिटी जो कि आपके फ्री इलेक्ट्रॉन को दी जाएगी, जिससे वो मतलब क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। लाइट इसमें आ गई थी इस टाइम पे, और उनका जो इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब क्या, सिंपल सी बात है भाई, जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसमें क्या होता है कि भाई आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इससे समझो, फ्री इलेक्ट्रॉन को किसके इन्फ्लुएंस में ड्रिफ्ट होंगे, पॉजिटिव साइड की तरफ, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। जैसे कि मान लीजिए आप मम्मी है ना, मम्मी लोग क्या है कि भाई आपको कहीं गलत रास्ते पे जाने नहीं देती है, मम्मी या फिर पापा, दोनों पेरेंट है ना। तो वो क्या करेंगे, मान लो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, बच्चा है, फ्री है, घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, मम्मी लोग या फिर पापा लोग मार पीट के उसको अंदर ले आए कि तू भाई घुमराह मत हो, ठीक है। अच्छा, एफ की बात करें, फोर्स जो होता है आपका, रुकना एक मिनट, ये क्या कर दिया, हाँ, अच्छा, तो आपका जो फोर्स होगा,
फोर्स किसके बराबर होगा, क्यू ई के बराबर होगा, एफ इजिकल टू क्यू ई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू क्या होता है, चार्ज, ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स किसके बराबर होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है ना। लेकिन क्या मैं इधर क्यू को ई के बराबर लिख सकता हूँ, क्यों, क्यू को ई के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि भैया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मैं ई से भी नापता हूँ, है ना। अब मैं ऐसे बन जाएगा एफ इजिकल टू ई ई, सिंस एफ को एक और वैल्यू होती है न्यूटन के सेकेंड लॉ से, एफ इजिकल टू एम ए। तो अब अगर हम दोनों को सब्स्टिट्यूट करें तो एम ए इक्वल टू ई ई बन जाएगा, मतलब कि मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा अब क्या है कि एक्चुअली में हमको ए निकालना है ना, ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो ए के साथ एम है ना, ये जो ए के साथ एम है, इस एम को हम दूसरी साइड पे भेज देंगे, ये जो ए के साथ एम है इस एम को दूसरी साइड पे भेज देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, ये इक्वेशन आपका ध्यान ग्रेजुएशन तक ना छोड़े, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या होती है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। अब मैंने u ज़ीरो क्यों लिया, क्योंकि इनिशियली जो फ्री चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा होता है, बाद में मूवमेंट करता है। उसी मूवमेंट को देखेंगे कि बाद की मूवमेंट कैसे नापी जा सकती है, ठीक है। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, वी यू इजिकल टू ज़ीरो। अब u इजिकल टू ज़ीरो हो गया तो आपका जो वैल्यू है ए की, अब मैं ए की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब इधर टाउ की बात करें तो टाउ को क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। आप एक बार खुद इमेज में देखो कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन कितना मार खा रहा है, ऊपर नीचे ड्रिफ्ट हो रहा है ना, तो उसको रिलैक्सेशन का तो टाइम चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे टाउ नाम से रिलैक्सेशन टाइम दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी वी डी क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो नॉर्मल वी आ रहा था, वी इजिकल टू ई ई अपॉन में एम टाउ, अब मैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको याद रखना कि एफ इजिकल टू क्यू ई यूज़ करने हैं, एफ इजिकल टू ई कर दिया और एफ इजिकल टू एम ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर वी इजिकल टू यू प्लस ए टी में ए की वैल्यू डाल दोगे तो आपका ये आंसर इसमें आ जाएगा। और ये जो टी की जगह हमने यूज़ की इसको टाउ बोलते हैं, टाउ, ठीक है। अच्छा इससे एक चीज़ याद रखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस में डिपेंड करती है, आपकी मास पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और इलेक्ट्रॉन पे। छोटा वाला ई इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिनोट करेगा, बड़ा जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है, एंड बड़ा जो एम है वो डिनोट करता है मास पे। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, है ना। ऑब्वियसली बात है यार। अब मुझे बताओ, एक हैवी बाइक है उसको मैं जल्दी मोड़ सकता हूँ या फिर एक हल्की बाइक को? ऑब्वियसली बात है हल्की वाली बाइक को मैं जल्दी ड्रिफ्ट करवा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि भाई उसका वेट हल्का है, वो जल्दी से मुड़ जाएगी। लेकिन जो हैवी होगी उसका ना हैंडल भी हैवी हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, है ना। जब हम ज़्यादा लोगों को बाइक में पीछे बिठाते हैं तो ऑब्वियसली बात है ना, बाइक का बैलेंस बनाना, थोड़ा हैंडल ना उस टाइम पे हैवी लगता है, ठीक है। अगर कोई गाड़ी चलाता है, कोई स्कूटी चलाता है, उसको याद होगा, खास करके स्कूटी वालों को, ठीक है। गाड़ी वालों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। और वैसे भी जहाँ तक अगर हम देखें तो मास का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस चीज़ के, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, भाई। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या है कि भैया कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट में निकलते हैं, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के और आपके इसके बीच का रिलेशन है, ठीक है। अच्छा Q इजिकल टू एन ए ई वी डी, मतलब कि एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए मतलब कितने एरिया में निकल रहे हैं, कितने चार्ज से निकल रहे हैं, ई और उसके वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। अब देखो मैं टी को नीचे लिख दिया तो क्यू टी बन गया। अब क्यू टी किसके बराबर होता है, हमने शुरू में ही पढ़ा भाई, करंट इजिकल टू चार्ज अपॉन में टाइम, तो ये करंट के बराबर हो जाएगा। अब इसी की वैल्यू मैं उधर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आई आपका करंट बन जाएगा एन ई ए वी डी, मतलब कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उतना करंट, एंड यही फिर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की बात हुई, ठीक है। अच्छा मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी क्या है कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना वेलोसिटी ड्रिफ्ट हुआ है ना। अब वो भी तो देखना ना कितना ड्रिफ्ट हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना घूम गया। पहले हमने देखा कि किस वेलोसिटी के कारण घूमेगा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना घूम गया, उसको बोलते हैं मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डाल दें क्यू ई अपॉन में एम टाउ, और अपॉन में ई की वैल्यू डाल दी, ई कैंसिल हो गया तो मोबिलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। मोबिलिटी की ऐसा यूनिट भी दी है। अच्छा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दूसरा, हाँ पहले वाला नहीं, आपको दूसरा वाला जो है ना आपका
ये आर टी इजिकल टू आर नॉट वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी है, ठीक है, वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपका ये जो नीचे फार्मूला दिया हुआ है ना, अल्फ़ा इजिकल टू आर टू माइनस आर वन अपॉन में आर वन टी टू माइनस टी वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई। इस फार्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है, ठीक है। अब ये अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है आपका। आर वन क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। आर टू क्या है आपका, रेजिस्टेंस टू है, ठीक है। और आर टी जो आपका है वो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा एंड आर नॉट आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो मैंने जिसको हैशटैग लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। अच्छा मान लो कि आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है, मतलब आपको जो सबसे पहला फार्मूला है कैसे यूज़ होगा, आपको 20 ओम करके वैल्यू दी होगी आर वन की, आर टू की, और उसमें बोला होगा कि भाई 27 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू काम करती है, ठीक है। अब आपको 20 ओम दिया हुआ है, 27 डिग्री पे काम कर रहा है। फिर उसके बाद आपको बोल दिया कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 29 डिग्री कर दिया। अब 29 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, तो आप बताओ रेजिस्टेंस टू क्या होगा। अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, तो इस टाइम पे आप ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जो बन जाएगा आपका ओरिजिनल वैल्यू। आपको आर की क्या दी हुई है, 20 इक्वल टू आर नॉट, क्या वैल्यू है पता नहीं क्या वैल्यू आएगी, इंटू में 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 1, डेल्टा टी, T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया, डन। अच्छा देखो, अब सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल के बारे में बात करें तो सबसे पहले सीरीज़ कम्बिनेशन में देखते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन में जैसे मैंने बताया कि हम बिल्कुल साथ साथ जोड़ के लगाते हैं सेल्स को, ठीक है। अच्छा इधर बात करें तो हमने n ले लिया नंबर ऑफ़ सेल्स को जो कि EMF प्रोड्यूस करेंगे, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है I इजिकल टू ई आर प्लस में बड़ा वाला आर, ठीक है। अच्छा अब इस फॉर्मूले को बताते हैं, जो डैश आर डैश और ई डैश लगाया है वो क्या है, EMF का सम है, जैसे E1 E2 E3। अब इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा R1 R2 R3 छोटे वाला, ठीक है। अब देखो जैसे अब मान लीजिए आपने 10 केले लेने हैं, ठीक है, एक केला 10 रुपये का है। मैं बोलूँ आपने कितना पैसा स्पेंड किया, तो आप क्या कर दोगे, 10 केले लिए, 10 रुपये का केला है तो 100 रुपये आपने स्पेंड किए, तो वही आपने कितना नेट EMF है आपके पास, तो आप क्या करोगे, 10 आपके पास अगर E हैं, 10 अगर आपके पास सेल्स हैं, तो उनको मल्टीप्लाई कर दोगे उनके EMF से, 10 इंटू 10 कर दिया तो आपका 100 EMF बन गया, है ना। देखो यहाँ पे यही बता रहा हूँ मैं, 4 सेल हैं, तो अगर आपका एक का EMF 10 है तो टोटल चारों का कितना हो जाएगा मिला के, 40 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखो इधर यही चीज़ बताइए। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात सेम टू सेम वैसे ही, कि अगर एक का रेजिस्टेंस 10 है, 4 का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो चारों का रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना, सेम रहेगा। अच्छा तो ये फार्मूला बन जाएगा I इजिकल टू एन ई आर प्लस में आर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके जो आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हम छोटे वाले आर को निगलेक्ट कर देंगे, छोटा आर अगर निगलेक्ट हो गया तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इजिकल टू एन ई अपॉन में आर। लेकिन जब छोटे आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो बड़ा वाला आर निगलेक्ट कर देंगे, तो आपकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है, ऊपर वाले की। क्यों, अगर देख रहे हैं डिनोमिनेटर में दोनों में आर है ना, दोनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले में क्या है, एन ई है, ई के साथ मल्टीप्लिकेशन में। अब हमने मैथमेटिकली पढ़ा है कि नॉमिनेटर अगर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू आपकी बड़ी आती है, ठीक है। यहीं पे यही चीज़ लिखी हुई है, फॉर फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट मैक्सिमम करंट इन द सर्किट कैन बी ड्रॉन। कब ड्रॉन हो सकते हैं, जब हम क्या बोलते हैं आपके जो ये यार इंटरनल रेजिस्टेंस को कम रखें। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, मुझे खुद ही बताओ यार, एक सेल आपने लाया है यार पूरे सर्किट में चलाने के लिए, अगर वो सेल के अंदर ही इतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया तो आपका ऑब्वियसली बात है ना, सर्किट तेज़ी से काम नहीं करेगा। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल सीरीज में लगाते हैं हम उनको, एंड पैरेलल में क्या होता है कि आपका EMF जो होता है वो सेम होता है, लेकिन आपका करंट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो V इजिकल टू ई माइनस आई आर, ये फार्मूला हमने याद रखना है। अच्छा इधर 1 या फिर 1 2 3 इधर क्यों लगाया, क्योंकि मैंने 2 सेल दिए हैं, इन्हीं 2 सेल पे बात की जाएगी। पहले वाले सेल के बारे में बात करते हैं, तो V इजिकल टू E1 माइनस I1 R1, ठीक है। अब क्या कर दिया मैंने, E1 को दूसरी साइड सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो V माइनस E1 इक्वल टू माइनस I1 R1 हो गया, ठीक है। अब मेरे को R की वैल्यू निकाल, R नीचे भेज दिया, ठीक है। तो माइनस I1 इक्वल टू V माइनस E1 अपॉन में R1। अब वो माइनस इधर चला गया तो माइनस माइनस पॉजिटिव एंड माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी क्या, E माइनस V अपॉन में R1, ठीक है।
हाँ, वैसे ही टर्मिनल 2 में हुआ तो सेम वैल्यू आ गई। अब उधर बस 2 लगा देना है। अब हमको पता है नेट सर्किट में करंट जो होता है वो I1 प्लस में I2 होता है, तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। एंड दोनों को जोड़ने के बाद हम क्या कर देंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में R1 वैल्यू है ना ये और R2 वैल्यू है, ये दोनों को V और R1 के साथ निकाल देंगे। इसलिए E1 R1 माइनस V1 R1 प्लस में E2 R2 माइनस में V2 R2 बन जाए, V1 R2 और मतलब वही सेम वैल्यू, V कॉमन ले लिया। एंड उसके बाद इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवा देंगे। देखो यहाँ पे अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हमने करवा दी, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मेरे को v की वैल्यू चाहिए लेकिन पॉजिटिव में चाहिए, तो v को भेज दिया उधर। अब मैंने v को उधर भेज दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, v उधर मैंने भेज दिया, v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, उधर i है। अब i का कोई काम नहीं है क्योंकि मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है, तो मैं इस i को वापस दफ़ा कर दूंगा उधर। i जब उधर चला गया तो वो i की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब मेरे को आगे फर्दर सॉल्व करना नहीं आता है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब दोनों सारा मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर वालों को तो इसने काट दिया, ठीक है। उधर वाले में क्या होगा कि इधर ऊपर वाली चीज़ से काट दिया, नीचे वाली तो फिर भी बच गई, इसलिए वो नीचे आ गई, ठीक है। और आई के साथ तो वो लग गया सिंपल। अब ये इक्वेशन जो मैंने शुरू में बताई थी, v इजिकल टू ई माइनस आई आर, ठीक है, इसी को यहाँ पे अगर हम इक्वेट करें तो मैंने आपको मैथमेटिकली ये चीज़ बताई हुई है कि दो इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ता है, मतलब बराबर मानना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ई के जैसे सेम वैल्यू ऊपर वाले ई में है, तो इसलिए ई इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या बन गई, E1 R1 प्लस में E2 R2, एंड नीचे वाले की वैल्यू क्या बन गई, R1 R2 प्लस में R1 प्लस R2, ये वैल्यू होगी, ठीक है। ये देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी इधर ना स्पेशल केसेस होते हैं। देखो अब इन दोनों को इक्वेट करके E1 R1 प्लस में E2 R2 कर दिया, ठीक है। अब इधर भी स्पेशल केसेस होते हैं। अब इधर के स्पेशल केसेस की एक बात है कि भैया इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपका करंट ज़्यादा फ्लो हो सके, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया यार ये वीडियो अपलोड करने में, ख़ास करके सुबह के पेन के कारण भी, एंड ख़ास करके ये जो वॉइस ओवर वापस से करना पड़ा, मतलब एक पूरा का पूरा आप मान लीजिए कि आधा 1 घंटे का वीडियो वापस से मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा है। एंड वॉइस ओवर में आपको कट नहीं लगा सकते, आपको जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, तो उस कारण से थोड़ी आवाज़ ख़राब हुई होगी, गला ख़राब लगा होगा, तो आई एम सॉरी। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट है, बेसिकली चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, इसलिए इसमें थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं मैंने जो, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो कुछ भी हो आप, कि मेरा कहने का तात्पर्य था कि ये जो चैप्टर है ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो कृपया करके इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। कोई भी दिक्कत आती है, अगर आप चाहते हैं कि हम न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो बनाएं, हम न्यूमेरिकल के ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस अपना कमेंट कीजिए, किसी भी पार्ट में अगर आपको दिक्कत लगती है तो बताइए। एंड अगर कुछ ऐसा लगता है जो चीज़ समझ नहीं आ रही, एक बार रिवाइंड करके देखिए, फिर भी अगर वो समझ नहीं आ रही तो उस बात को टैग करके हमको आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमको समझ नहीं आया था, एंड हम उसमें कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट को क्लियर करें। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि ये वीडियो समझ आई होगी। एंड आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जो वॉइस ओवर के साथ हो गया, सॉरी एंड टेक केयर।